हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लीजिए, आज जो है 15 अक्टूबर को जो हमारा पहला ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, उसका जो बायो का सेक्शन था, आज हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन आपको दे रहा है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में और पोषण में। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट के रूप में श्वसन में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है, राइट आंसर है आपका श्वसन में। पहला आंसर क्या हुआ आपका? श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए CO2 और जल बिल्कुल चाहिए, क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसका मतलब आपका विकल्प कौन सा सही है? उपर्युक्त में से सभी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से हरे पेड़ पौधे CO2 और जल के द्वारा ही ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसलिए आपका आंसर कौन सा सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा या कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग ऊर्जा के सिक्के के रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो इसका विकल्प आपका सही है, बी नंबर ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है ATP तथा NADP2H का निर्माण कहाँ होता है? जाहिर सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताया था जितनी भी क्लासें हुई थी आपकी कि ATP और NADP2H का निर्माण होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वही सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? तो याद रखिएगा, पानी है BC ना कर, पानी है BC ना कर, मतलब विटामिन H, B और C। H, B और C ये हमारी जल में विलेय विटामिन है। और वसा के लिए आपको पता है, वसा को एक दे, वसा को एक दे, AKDE, ये आपकी वसा में विलेय है और ये जल में विलेय है। B और C आपका ऑप्शन दिए हुए है, विटामिन B और C बी ऑप्शन में। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? बी नंबर, विटामिन B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या। आपको कहीं कहीं पर कोष्ठों की जगह एक और शब्द यूज कर सकता है, वेश्म। वेश्म कितने होते हैं? तो आपको पता है 4, 2 अलिंद और 2 निलय, यानी आपका सही ऑप्शन ए नंबर। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, यानी टोटल 4 वेश्म हमारे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफिल अवशोषित करता है। जाहिर सी बात है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल प्रकाशिक ऊर्जा को ग्रहण करके सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है? प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमाशय में पाचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। ये आप लोग देख रहे हो, ये है अमाशय। जे आकार का थैली नुमा भाग होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। अमाशय में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस का श्रावण होता है। होता क्या है अमाशय में? अमाशय में भोजन सबसे पहले ग्रास नली से होकर के पहुंचता है। अमाशय में भोजन ग्रास नली से होकर के पहुंचता है और यहाँ पर जो जठर ग्रंथियां होती हैं, उनसे जो जठर रस निकलता है, इस जठर रस में आपका HCl, पेप्सिन, रेनिन आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जो आपका HCl है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। तो क्या कह रहा है? भोजन ग्रास नली से होकर अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय में प्रोटीन और वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। लाइन याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। अमाशय रस यानी कि जठर रस और HCl भोजन को जीवाणु रहित एवं अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके उन्हें पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। रेनिन दूध को दही में परिवर्तित करता है और यह आंशिक पचित भोजन कायम कहलाता है। यानी भोजन यहाँ पर एक लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। यानी अमाशय में पाचन, आप ये कह सकते हैं पाचन की वास्तविक क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? अमाशय से। भोजन जैसे अमाशय में पहुंचता है, तो अमाशय में जो जठर ग्रंथियां होती हैं, उनसे जो आपका जठर रस निकलता है, जिसमें HCl, जल और कुछ एंजाइम्स हमारे जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, ये निकलते हैं। तो जो आपका जठर रस है,
ये जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। और भोजन के माध्यम को अम्लीय करने के बाद यहाँ पर प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। देखिए किसका पाचन किसमें होता है, पेप्सिनोजन बदल जाती है किसमें, पेप्सिन में। पेप्सिनोजन का कन्वर्जन होता है पेप्सिन में। प्रोटीन बदल जाती है प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में, जबकि वसा वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदल जाती है। और जो केसिन दुग्ध प्रोटीन है वो बदल जाती है कैल्शियम पैराकेसिनेट यानी दही में। तो ये बात हुई किसकी, अमाशय में पाचन की। ये देख रहे हैं आप, जे आकार का भाग है, थैलीनुमा भाग है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जहां भोजन लगभग 4 से 6 घंटे रुकता है। अगर अमाशय में भोजन 4 से 6 घंटे ना रुके तो सीधी सी बात है हम लोग अपने जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि भोजन आएगा सीधे जाएगा, आएगा और सीधे जाएगा, तो हम लोग अन्य क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हुई अमाशय में पाचन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है वृक्क की अनुलंब काट की संरचना बनाइए और इसके काट लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, वृक्क की अनुलंब काट, किडनी। ये देखिए आपके सामने वृक्क की अनुलंब काट का चित्र बना हुआ है। जो इसके पीले वाले भाग होते हैं, ये पीले भाग कहलाते हैं आपके मेडुला। क्या कहलाते हैं, मेडुला। कह रहा वृक्क की अनुलंब काट में वृक्क के ऊतकों को 2 भागों में विभेदित दिखाई देते हैं। ये बाहर की ओर के संकरे लाल रंग के भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतर की ओर के चौड़े तथा हल्के पीले रंग के भाग को मेडुला कहते हैं। ये बात हुई किसकी, वृक्क की। वृक्क हमें पता है 2 होते हैं हमारे, 2 किडनी होती हैं, सेम के बीच की आकृति के होते हैं ये। इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों को ये शरीर से बाहर निकालता है। ये जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य भी करता है। शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाता है, लवण का संतुलन बनाता है और अनावश्यक रूप से जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, विष है, दवाइयां हैं, इनको मूत्र के साथ बाहर निकालता है। ये बात किसकी हुई, वृक्क की। देख रहे हैं आप, ये वृक्क का आपके सामने चित्र बना हुआ है, उसकी अनुलंब काट है, आंतरिक संरचना है। देखिए लघु कैलेक्स, दीर्घ कैलेक्स, जो ये छोटे छोटे भाग हैं इनको हम लोग कह रहे हैं लघु कैलेक्स, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोल रहे हो आप दीर्घ कैलेक्स। ये आपके वृक्क अंकुर हैं, ये जो वाला भाग है ये आपका वृक्क अंकुर है। ये है आपका हाइलम, ये क्या है, हाइलम। इसको बोलते हैं स्नोडी या पेल्विस, इसको बोलते हैं स्नोडी या पेल्विस। इसके बाद ये आपकी मूत्र वाहिनी है, यहाँ से मूत्र आपका निकलता है। इसके बाद इनको बोलते हैं आप लोग मेडुला पिरामिड, जो बाहर है मेडुला पिरामिड। और बर्टोनी के रीनल कॉलन, ये आपके जो गैप वाला भाग दिख रहा है, और ये आपका वृक्क वल्कुट है। तो ये बात हुई किसकी, वृक्क की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था आपसे रुधिर और लसिका तथा धमनी और शिरा में अंतर बहुत पूछे जाते हैं हमारे पेपरों में जो है। तो आइए हम लोग सबसे पहले रुधिर और लसिका में अंतर देखते हैं। बात करें रुधिर की, सबको पता है रुधिर लाल रंग का तरल पदार्थ होता है, रुधिर लाल रंग का तरल पदार्थ होता है, जबकि लसिका रंगहीन द्रव होता है। अगर बात करें दूसरे की, रक्त यानी रुधिर में आरबीसी, रुधिर में आरबीसी की संख्याएं बहुत ज्यादा होती हैं और इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होती है। रुधिर में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, जबकि लसिका में डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की मात्रा ज्यादा होती है। अगर बात करें रुधिर में, तो रुधिर नसों में प्रवाहित होता है और लसिका हमारे लसिका तंत्र में प्रवाहित होती है। अगला अंतर क्या कह रहा है, रक्त में डब्ल्यूबीसी कम होती है तो लसिका में आरबीसी कम होती है। कह रहा है रुधिर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और पचित भोज्य पदार्थों को जो है प्रवाहित करता है, जबकि लसिका क्या करता है, कम ऑक्सीजन और पचे हुए भोजन को वहन करता है। यानी कि जो आपका रुधिर है वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और पचे हुए भोजन को लेकर के जाता है, जो आपका लसिका है वो कम ऑक्सीजन को और कम पचे हुए भोजन को लेकर के जाता है। रुधिर आपका प्लाज्मा में प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। रुधिर में क्या क्या होते हैं, रुधिर में जो है प्लाज्मा, रुधिर के प्लाज्मा में प्रोटीन होगा, आपका कैल्शियम होगा और फास्फोरस होगा, जबकि इसमें इसके प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, उसके प्लाज्मा में फास्फोरस की मात्रा है, और लसिका में इसकी मात्रा क्या है, कम है। तो ये आपके क्या हो गए अंतर, रुधिर और लसिका में। इसके बाद बात करें धमनी और शिरा में क्या अंतर है। देखिए धमनी और शिरा के अंतर आ गए आपके। कह रहा धमनियों की भित्ति लचीली और मोटी होती है, जितनी आपकी धमनियां होंगी
उनकी भित्ति कैसी होती है? लचीली होती है, मोटी होती है, लेकिन शिराएं आपकी पतली और लचीली है। ये देखिए क्या है, धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है, शिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। लेकिन अगर धमनी की बात करें तो धमनी कम लचीली होगी, शिराएं ज्यादा होंगी। धमनी की गुहिका संकरी होती है और शिरा की गुहिका चौड़ी होती है। धमनियों में ऑक्सीजन मिला होता है रुधिर में, यानी ऑक्सीकृत होता है, शुद्ध होता है, इसलिए धमनियां कैसी दिखाई देती हैं? लाल दिखाई देती हैं। धमनियों में रुधिर का प्रवाह होता है, इसलिए रुधिर लाल होता है, इसलिए हमें धमनियों का कलर कैसा दिखता है? हमें लाल दिखता है। शिराओं के रक्त में CO2 की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है। जो हमारी वेन्स होती हैं, शिराएं होती है, आपने देखा होगा नीली या जामुनी रंग की आपको दिखती हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो ब्लड बह रहा है वो कैसा है? CO2 युक्त है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, जबकि शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, जिससे ब्लड रुक रुक करके चलता है। धमनी में रक्त रुक रुक करके प्रवाहित होता है, शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रवाहित होता है। इसमें रुधिर बहुत तीव्र दाब से प्रवाहित होता है। हृदय जब पंप करता है तो रुधिर तेजी से बहता है, लेकिन इसमें रुधिर धीरे धीरे आराम से चलता रहता है। तो ये अंतर हुए किसके? धमनी और शिरा के। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, देख लीजिएगा इनको एक बार जरूर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। श्वसन क्या है? इसके सभी चरणों का उल्लेख कीजिए। तो श्वसन की अगर बात की जाए, जीवित कोशिकाओं में होने वाली जितनी भी एंजाइमिक क्रियाएं हैं, जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या अनुपस्थिति हो, लेकिन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो और उससे ऊर्जा मुक्त हो, और ऊर्जा कितनी मुक्त हो? ये ऊर्जा मुक्त होती है 38 ATP। उसको हम लोग कहते हैं क्या? श्वसन। यानी कि जीवित कोशिकाओं में, सजीव कोशिकाओं में एंजाइमिक क्रियाएं जितनी भी होंगी, जिनमें क्या हो? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो और उससे क्या मुक्त हो? ऊर्जा मुक्त हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन कहते हैं। देख रहे हैं आप, श्वसन की रिएक्शन भी आपकी आ गई। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और बदल गया किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और आपको ऊर्जा कितनी दे रहा है? 38 ATP। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि श्वसन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखिएगा 38 ATP। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 38 ATP। फिर श्वसन के चरणों की भी बात हुई, तो 3 चरण है इसके। पहला है बाह्य श्वसन, आंतरिक या ऊतकीय श्वसन और कोशिकीय श्वसन। श्वसन की क्रियाएं जो थी वो 3 चरणों में होती हैं, बाह्य, आंतरिक और ऊतकीय। आइए तीनों के बारे में देखते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य श्वसन की। इसमें जीव और उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसें हमारी कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनका विनिमय होता है और 2 प्रकार से होता है, एक श्वासोच्छ्वास और दूसरा गैसीय विनिमय। आपको पता है श्वासोच्छ्वास क्या है? हम लोग जो गैसों का नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? श्वासोच्छ्वास। और गैसों को लेना और छोड़ना, ये क्या है? विनिमय। ये क्या है? विनिमय। तो इसमें 2 प्रकार हो गए, एक श्वासोच्छ्वास और दूसरा गैसीय विनिमय। बात आई आंतरिक या ऊतकीय श्वसन की। इसमें ऊतक और बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। वहां पर क्या हो रहा था? उसमें जीव और उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान हो रहा था। इसमें ऊतक और बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। अब बात आई किसकी? कोशिकीय श्वसन की। बात किसकी आई? कोशिकीय श्वसन की। दोनों में देख लीजिए, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा था? जीव और उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, जबकि आंतरिक या ऊतकीय श्वसन में ऊतक और बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। अब बात करें कोशिकीय श्वसन की। यह एक एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से अधिक ऊर्जा युक्त ATP अणु उत्पन्न होते हैं। ये बात हुई किसकी? कोशिकीय श्वसन की। एंजाइम नियंत्रित अभिक्रिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, जिससे ATP अणु उत्पन्न होते हैं। ये बात हुई किसकी? श्वसन के चरणों की। कितने चरण थे? 3। बाह्य श्वसन, आंतरिक या ऊतकीय श्वसन और तीसरा कोशिकीय श्वसन। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने की उम्मीदें भी हैं इसके। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग।
प्रकाश संश्लेषण आप सब लोग जानते हैं, जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की एक सामान्य अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से निर्माण करते हैं किसका? ग्लूकोज C6H12O6। और कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने एक क्वेश्चन सुना होगा, हरे पेड़ पौधे जब भी श्वसन करते हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं? जनरली जब बच्चों से पूछा जाता है, कन्वे किया जाता है, तो बच्चे हमेशा बताते हैं सर जी हरे पेड़ पौधे जब भी श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, CO2 लेंगे। क्या श्वसन की दो परिभाषाएं हैं क्या? एक ही तो है। कोई भी पौधा होगा वो भी क्या करता है, जो डेफिनेशन एक ही है, चेंज नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है, ना कि श्वसन के द्वारा। श्वसन के द्वारा जो मुक्त होगी वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी। ध्यान रखिएगा, श्वसन के द्वारा मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे कहां से देते हैं ऑक्सीजन? पौधे ऑक्सीजन देते हैं किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। देखिए क्या कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से और जल के द्वारा ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं और CO2 का निष्कासन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट मिस्टेक हो गया, O2 का निष्कासन करते हैं। किसका निष्कासन करते हैं? O2 का निष्कासन करते हैं और यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपको ने बताई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से बना रहे हैं क्या? ग्लूकोज, और मुक्त कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि बड़ी अच्छी है, इसकी जो क्रियाविधि आइए देखते हैं पूरे चरण इसके। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतःशोषी उपचयी प्रक्रिया है जो दो चरणों में पूर्ण होती है। पहली प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया का ही एक अन्य नाम है हिल अभिक्रिया। एक वैज्ञानिक थे हमारे रॉबर्ट हिल, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या दिया गया है? हिल अभिक्रिया। दूसरा है आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग केल्विन चक्र, C3 चक्र या ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। ब्लैकमैन अभिक्रिया ब्लैकमैन वैज्ञानिक के नाम पर दी गई है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में पूरी होगी, पहली प्रकाशिक और दूसरी अप्रकाशिक। आइए इनकी चर्चा करते हैं एक एक करके। पहली है आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या होती है? इस अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हिल ने किया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। रॉबर्ट हिल के नाम पर इस अभिक्रिया का नाम क्या दिया गया? हिल अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक यानी पर्णहरिम के ग्रेना भाग में। याद रखिएगा कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे निम्न पदों में बांटा गया है। पहला पद क्या है? सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है। सबसे पहले जो है और निर्माण होगा ADP से ATP का। जो ADP है ये कन्वर्ट होता है किसमें? ATP में। कैसे? जो आपका क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते ही वो हो जाता है एक्टिव, सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद वो ADP को बदल देता है किसमें? ATP में। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को बदल देता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, सक्रिय क्लोरोफिल जल का प्रकाशिक अपघटन करके H+ और OH- में तोड़ देता है। जो आपका सक्रिय क्लोरोफिल है वो जल का प्रकाशिक अपघटन करता है और उसे तोड़ देता है H+ और OH- में। ये देखिए जो आपका जल है वो टूट गया है H+ और OH- में। और जो आपके OH- हैं ये आपस में संयुक्त होते हैं और बनाते हैं क्या? जल और ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं? जल और ऑक्सीजन बनाते हैं। जो आपके H+ आयन बने, ये NADP से क्रिया करके NADPH2 का निर्माण कर देते हैं। तो ये बात हुई किसकी? प्रकाशिक अभिक्रिया की। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं एक स्टेप, अप्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरा पार्ट है इसका क्या? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया? ब्लैकमैन ने। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? ब्लैकमैन अभिक्रिया।
कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में। कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है और इन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे C3 चक्र या अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। C3 चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इस चक्र में बनने वाला पहला स्थायी यौगिक कौन सा होता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। C3 चक्र में, C3 चक्र इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इस चक्र में जो पहला कंपाउंड बनता है, स्थायी कंपाउंड बनता है, स्थायी यौगिक, वो होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, जिसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने? 3 कार्बन परमाणु, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? C3 साइकिल। क्या होता है इसमें? वातावरण से प्राप्त CO2 का कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में प्रकाशिक क्रिया के द्वारा प्राप्त NADPH2 से फास्फोग्लिसरल्डिहाइड नामक पदार्थ बनता है। NADPH2 कहां से बना था आपका? जो आपके H+ आयन थे NADP से क्रिया करके बदल गए थे किसमें? NADPH2 में। तो कह रहा है जो वातावरण से CO2 मिली, वो जो है प्रकाशिक क्रिया के द्वारा प्रकाशिक क्रिया के द्वारा प्राप्त जो NADPH2 है उससे बनाता है क्या? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। यानी कि जो आपका CO2 और NADPH2 ये मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? PgAl, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर कह रहा है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 अणु आपस में मिलकर के पहले ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और फिर ग्लूकोज से मंड यानी स्टार्च का निर्माण करते हैं पादप के अंदर। ये आपका जो है ये PgAl, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये बदल रहा है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें बदल रहा है? ग्लूकोज में बदल रहा है। इसके बाद कह रहा है, थर्ड पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है, अंत में फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और रिबुलोस 1,5 बाईफास्फेट, जिसको शॉर्ट में आप कहते हो RUBP, इसका पुनर्जनन हो जाता है, जिससे अभिक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। इसका हम लोग रेखीय चित्रण देखते हैं कैसे क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वातावरण से CO2 और H2O आएंगे, उनका क्या होगा? कार्बोक्सिलीकरण। वातावरण से सबसे पहले क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसका सबसे पहले क्या हुआ? कार्बोक्सिलीकरण हुआ और कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा निर्माण हुआ किसका? PgA का। किसका निर्माण हुआ? PgA, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। PgA का मतलब फास्फोग्लिसरिक अम्ल और PgAl का मतलब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है उसका अपचयन हो रहा है। अपचयन से जो ATP और NADPH है ये कन्वर्ट हो जाएंगे ADP और पाई प्लस NADP+ में, और जब इसका अपचयन होगा ये तो इसमें कन्वर्ट हो गए और 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो था ये बदल गया ट्रायोज फास्फेट में। किसमें बदल गया? ट्रायोज फास्फेट में। और ट्रायोज फास्फेट अपचयन के द्वारा क्या देता है आपको? ग्लूकोज। लेकिन जो कुछ मात्रा बची, अब इसके पुनर्जनन के द्वारा जो ATP थी वो कन्वर्ट हो रही है ADP में। पुनर्जनन के द्वारा ATP कन्वर्ट हुई ADP में और ये बदल गया ट्रायोज फास्फेट, जो कुछ मात्रा ग्लूकोज में बदल गई और कुछ मात्रा किसमें बदल गई? RUBP में। इसका पुनः निर्माण हो जाएगा और जब पुनः निर्माण हो जाएगा वातावरण से फिर से CO2 आएगी और ये चक्र लगातार चलता रहेगा। CO2 और H2O RUBP के साथ फिर से कार्बोक्सिलीकरण करेंगे, पुनः PgA बनेगा और उसके बाद पुनः अपचयन होगा, पुनः ट्रायोज फास्फेट बनेगा जिससे ग्लूकोज बनेगा और ट्रायोज फास्फेट पुनः पुनर्जनन करके RUBP में बदलेगा और RUBP पुनः इसके साथ क्रिया करेगा। लगातार ये क्रिया चलती रहेगी। तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले वायुमंडल से CO2 और जल RUBP के साथ रिएक्ट होकर के कार्बोक्सिलीकरण करते हैं, जिससे फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल के अपचयन से हमें ट्रायोज फास्फेट मिलता है जो ग्लूकोज में बदल जाता है और ट्रायोज फास्फेट का पुनर्जनन होने से RUBP मिलता है जो पुनः वायुमंडलीय CO2 और H2O के साथ रिएक्ट होकर के कार्बोक्सिलीकरण क्रिया करके वापस PgAl में बदलता है और PgA अपचयन के द्वारा ट्रायोज फास्फेट और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और पुनर्जनन के द्वारा पुनः RUBP देता है। यानी ये क्रिया लगातार चलती रहती है और लगातार होती रहती है, इसलिए इसको बोलते हो क्या? केल्विन चक्र। आप इसको केल्विन चक्र क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाला पहला स्थायी कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने कहा C3 चक्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए आपके बड़ा इंपॉर्टेंट। एक प्रकाश संश्लेषण और दूसरा मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए हृदय की क्रियाविधि लिखिए। तो सबसे पहले तो बात कर लें मानव हृदय की।
इसकी संरचना की, स्ट्रक्चर की। आप लोग देख रहे हैं आपके सामने मानव हृदय का ये डायग्राम बना हुआ है। ये मानव हृदय की आंतरिक संरचना है। क्या है ये? मानव हृदय की आंतरिक संरचना है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें 4 वेश्म है, दायां निलय, बायां निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद, 4 वेश्म है। शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर आ रहा है, पहले अलिंद में आएगा, फिर निलय में आएगा, यहाँ से फेफड़ों से पुनः अलिंद में और निलय में, और वापस निकल जाएगा कहाँ? शरीर के विभिन्न भागों की ओर। लगातार क्रिया होती रहती है। तो बात करें इसकी संरचना की, मनुष्य का जो हृदय है 4 वेश्मीय होता है, 4 भागों में बटा रहता है। पहले अग्र 2 भाग अलिंद और नीचे बायां अलिंद और दायां अलिंद, यानी 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। इसका जो हृदय है हमारा, ये बीचों बीच नहीं होता, ना ही किनारे होता है। इसका 2/3 भाग मध्य रेखा पर होता है। बंद मुट्ठी के आकार की एक संरचना है। इसकी क्रियाविधि देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी क्रियाविधि को हम लोग समझते हैं एक डायग्राम की सहायता से। इसकी क्रियाविधि एक डायग्राम की सहायता से हम लोग समझ लेते हैं। ये एक रेखा चित्र है जिससे आप लोग समझ सकते हो मानव हृदय की क्रियाविधि। देखिए, ये 4 वेश्म हो गए आपके, दायां अलिंद, दायां निलय, तत्पश्चात बायां अलिंद और बायां निलय। ये आपकी पूरी बॉडी है और ये आपके लंग्स हैं, फेफड़े, फुसफुस। देखिए, यहां अलिंद और निलय के बीच में कपाट पाए जाते हैं जिनको वाल्व कहते हैं। कपाट और वाल्व। बॉडी से अनाक्सीकृत रुधिर सबसे पहले पहुंचता है कहां? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से कहां पहुंचेगा? दाएं निलय। दाएं निलय से कहां पहुंचेगा? फेफड़ों में। फेफड़ों से CO2 का निष्कासन होगा और O2 अंदर आएगी और यहां से शुद्ध रुधिर पहुंचेगा कहां? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से बाएं निलय में और बाएं निलय से निकल जाएगा शरीर के विभिन्न भागों की ओर। ये पूरा रेखीय चित्रण हो गया किसका? हृदय की क्रियाविधि का। अब समझिए जरा, इसकी पूरी क्रियाविधि समझिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है मानव हृदय पंप की तरह कार्य करता है। मानव हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रुधिर को ग्रहण करके दबाव के साथ उसे अंगों की ओर भेजता है। सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों से महाशिराओं के द्वारा अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है, जो शिथिलन की अवस्था में होता है। उसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ होती है, जिससे अशुद्ध रुधिर बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से दाहिने निलय में प्रवेश कर जाता है। एक बार पहले इसको अच्छे से देख लीजिएगा जरा। ये देखिए, ये आपके वाल्व होंगे। हुआ क्या? ये आपकी बॉडी थी। जितना आपका अशुद्ध रुधिर था, अशुद्ध रुधिर बोले तो अनाक्सीकृत रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई थी, जितना आपका अशुद्ध रुधिर था वो सबसे पहले कहां पहुंचता है? रुधिर पूरा का पूरा पहुंचता है दाहिने अलिंद में। कहां पहुंचता है? दाहिने अलिंद में। जैसे ही रुधिर दाहिने अलिंद में पहुंचेगा तो सेम कंडीशन वो होगी जैसे क्लास में जब टीचर नहीं पहुंचा होता है तो बच्चे क्या होते हैं? एकदम रिलैक्स मूड में होते हैं। वैसे ही दायां अलिंद भी क्या था? एकदम रिलैक्सेशन में था, रिलैक्स मूड में था। जैसे ही टीचर क्लास में पहुंचता है, एंट्री करता है, वैसे ही सारे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। तो सेम वही चीज थी। रुधिर जब तक दाएं अलिंद में नहीं पहुंचा, ये शिथिलन की अवस्था में था। जैसे ही रुधिर दाएं अलिंद में पहुंचता है, जैसे ही रुधिर दाएं अलिंद में पहुंचता है, यहां पर क्या आ जाता है? दाएं अलिंद में अब संकुचन की क्रिया प्रारंभ होती है। और जब संकुचन की क्रिया प्रारंभ होगी तब इसमें रुधिर जो है दबाव बढ़ेगा। संकुचन होगा, रुधिर पर दबाव बढ़ेगा और जब दबाव बढ़ेगा तो दाहिने अलिंद और दाएं निलय के मध्य उपस्थित जो कपाट है वो खुल जाएगा। और जैसे ही कपाट खुलेगा
तो संपूर्ण रुधिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में प्रवेश कर जाएगा और जैसे ही रुधिर निकलेगा तो दायां अलिंद वापस शिथिलन की अवस्था में आ जाएगा। अभी तक दायां निलय शिथिलन की अवस्था में था, लेकिन जैसे ही रुधिर दाएं निलय में पहुंचेगा अब दाएं निलय में संकुचन की क्रिया प्रारंभ होगी। अब जब इसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ होगी तो इस पर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो रुधिर यहां से निकलेगा और पहुंच जाएगा कहां, यहां से रुधिर पहुंचा कहां, फेफड़ों में। कहां पहुंचा, फेफड़ों। जैसे ही रुधिर फेफड़ों में पहुंचा हम लोग श्वासोच्छ्वास करते हैं तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल दी और वातावरण से ऑक्सीजन को ले लिया। तो जैसे ही ऑक्सीजन मिली हमारे रुधिर में तो रुधिर हो गया शुद्ध। ये ऑक्सीजन कैसा था, O2 युक्त था, यानी ये ऑक्सीकृत रुधिर था, शुद्ध रुधिर था। अब ये शुद्ध रुधिर पहुंचता है बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद में जैसे रुधिर पहुंचेगा तो ये पहले शिथिलन की अवस्था में था, ये था शिथिलन की अवस्था में, लेकिन रुधिर के पहुंचते ही इसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी और जब संकुचन की क्रिया प्रारंभ होगी तो बाएं अलिंद से रुधिर एक वाल्व के द्वारा, कपाट के द्वारा बाएं निलय में पहुंचेगा और वापस से अलिंद शिथिलन की अवस्था में आ जाएगा और बायां निलय जो शिथिलन की अवस्था में था ये वापस एक्टिव हो जाएगा। इसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ होगी और संकुचन होगा तो ये निलय से रुधिर पहुंच जाएगा शरीर के विभिन्न भागों की ओर। इस प्रकार रुधिर लगातार ट्रांसफर होता रहता है और एक चक्र पूरा करने में देखिए 2 बार हृदय से गुजर रहा है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो कि शरीर से अशुद्ध रुधिर पहुंचा दाएं अलिंद में और दाएं निलय का फेफड़ों का जो रुधिर था वो पहुंचा बाएं अलिंद में। जब ये दोनों फुल हो गए, इनके वाल्व खुले, शुद्ध रुधिर आ गया बाएं निलय में, अशुद्ध रुधिर आ गया दाएं निलय में और यहां पर जब प्रेशर पड़ा तो जितना आपका अशुद्ध रुधिर था वो फेफड़ों की ओर गया और जितना शुद्ध रुधिर था वो बॉडी की ओर गया। तो ये क्रिया लगातार चलती रहेगी, इसी को हम लोग कहते हैं मानव हृदय की क्रिया विधि या कार्य विधि। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा मानव हृदय पंप की तरह कार्य करता है, यह रुधिर को ग्रहण कर दबाव के साथ उसे अंगों की ओर भेजता है। सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों से महाशिराओं द्वारा अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। देखिए महाशिरा के द्वारा जितना रुधिर था अशुद्ध वो महाशिरा के द्वारा कहां पहुंच रहा है, आपका महाशिरा के द्वारा दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। जो शिथिलन की अवस्था में होता, मैंने बताया अभी तक अलिंद में रुधिर नहीं पहुंचा था, वो शिथिलन की अवस्था में था, लेकिन रुधिर पहुंचा तो वहां क्या हुआ, उसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ होती है जिससे अशुद्ध रुधिर बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से दाहिने निलय में प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ जो आपका वाल्व था वो वाल्व क्या हुआ, खुला, वाल्व क्या हो गया, खुल गया। ये आपका जो वाल्व था बाइकस्पिड वाल्व ये खुल गया, आपका वाल्व खुल गया और रुधिर कहां पहुंच गया, निलय में। रुधिर कहां पहुंचा, निलय में। जो शिथिलन की अवस्था में होता है परंतु रुधिर के पहुंचते ही उसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब जब रुधिर निलय में पहुंचेगा तो वहां संकुचन प्रारंभ हो जाएगा और यहां से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में पहुंच जाता है। जब उसमें संकुचन प्रारंभ होगा तो उस पर दबाव बढ़ेगा और जब दबाव बढ़ेगा तो रुधिर कहां पहुंच जाएगा, फेफड़ों में, जहां ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। यानी रुधिर का जो शुद्धिकरण है कहां होता है, फेफड़ों में। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, CO2 हम छोड़ रहे हैं। रुधिर में ऑक्सीजन के मिलने से वह शुद्ध हो जाता है और इस प्रकार शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। अब जितना आपका शुद्ध रुधिर था वो पहुंचा कहां, बाएं अलिंद में। कहां पहुंच गया, बाएं अलिंद में पहुंचा। जो शिथिलन की अवस्था में होता है रुधिर के पहुंचते उसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ होती है जिससे ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है। जो आपका बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच वाल्व था ये कौन सा था, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये अब खुल गया आपका। जब ये वाल्व खुलेगा तो रुधिर कहां पहुंच जाएगा, निलय में। वाल्व खुल जाता है और रुधिर दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है जो शिथिलन की अवस्था में होता है। देखिए हमने क्या किया, यहां पर बायां निलय था, यहां पर देख लीजिएगा
दायां लिख गया है, तो यहां पर क्या है आपका बायां, बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। जो शिथिलन की अवस्था में होता है, रुधिर के पहुंचते ही उसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह शुद्ध रुधिर महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी ये क्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार हम लोग जो है देखते हैं कि हमारे मानव हृदय की क्रिया विधि क्या थी। कि जितने क्वेश्चन आपको दिए गए थे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, घबराइए नहीं और लगातार केवल मेहनत करते रहिए। मेहनत करते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, यही उम्मीद हम लोग करते हैं। तो लगातार जितने भी आपके टेस्ट के वीडियोस थे वो सारे के सारे आपको एक एक करके मिलते रहेंगे। आज ये बायो का वीडियो आपको मिला हुआ है, इसके बाद आपको केमिस्ट्री के भी दोनों वीडियो मिलेंगे, बायो का भी एक और वीडियो मिलने वाला है।